मित्रों, इंटेलिजेंस स्पीसीज के इस ऑफिशियल मंच पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। नई शुरुआत ये कर रहे हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 बड़े एग्ज़ाम जो हैं यूपी पीसीएस, आरओ और बिहार पीसीएस, यानी जिसको हम बीपीएससी बोलते हैं, ये तीनों परीक्षाएं मतलब लगभग आगे पीछे या कह लीजिए कि एक ही रो में लगी हुई हैं और तीनों प्रारंभिक परीक्षाएं हैं। तो प्रारंभिक परीक्षाओं से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो तीनों परीक्षाओं में कॉमन हैं, उनसे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम उन पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लें, जहाँ से क्वेश्चन मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तीनों परीक्षाओं के, तो जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और हम अक्सर उनको बहुत लाइटली लेने के कारण गलत कर देते हैं, तो उन्हीं का हम रिवीजन करवाएंगे। उसी क्रम में हम आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करने चल रहे हैं आप लोगों के साथ। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करने के क्रम में हमने जो है पीछे वाले पार्ट को, जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वगैरह को नहीं लिया है क्योंकि वो थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, तो उसको किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम संविधान का हमारे जो सबसे एक कह लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रस्तावना, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना का हमारे डिस्कशन करेंगे। ध्यान रहे, ये कोई क्रमवार पॉलिटी की क्लास नहीं है, ये केवल आप कह लीजिए कि पीटी स्पेशल क्विक रिवीजन करके ये सीरीज है। ठीक है, पीटी स्पेशल क्विक रिवीजन इसे कह सकते हैं। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा में वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम प्रस्तावना का जब डिस्कशन करने चल रहे हैं तो प्रस्तावना की कुछ बेसिक बातें ये समझ लेना चाहिए हमको। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, प्रस्तावना कहा जाता है इसको या प्रीएम्बल कहा जाता है। ठीक है, तो प्रस्तावना क्या है बेसिकली, सबसे पहले जान लीजिए कि प्रस्तावना होती क्या है। तो प्रस्तावना एक तरीके का जान लीजिए, कोई भी जब हम लेख लिखते हैं, कोई भी जब हम पुस्तक लिखते हैं, ठीक है, या आप कह लीजिए निबंध लिखते हो, तो उसका एक आप इंट्रोडक्शन देते हो, परिचय देते हो। और परिचय क्या होता है? परिचय में आप ये बताते हो कि उक्त लेख में या संदर्भित लेख में या संदर्भित पुस्तक में किन किन चीज़ों की चर्चा की गई है, किन विषयों पे चर्चा की गई है, किन मुद्दों पे चर्चा की गई है, किन पहलुओं को कवर किया गया है, ये जानते हैं। तो वैसे ही हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो ये बताती है कि हमारे संविधान की जो पुस्तक है या जो हमारा संविधान है उसमें किन किन पहलुओं को, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, और मतलब जितने भी प्रकार के लोगों के जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं या लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दे हैं, मसले हैं, उन सब को किस तरीके से कवर किया गया है और किसको कितनी प्राथमिकता दी गई है, इसका एक ओवरव्यू हमको हमारे संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से ही मिल जाता है। तो इसी तरीके से देखिए, जब आप कोई निबंध लिखते हो तो आपको बताया जाता है कि आपका निबंध का जो परिचय होना चाहिए वो ऐसे सारगर्भित और बहुआयामी होना चाहिए कि आपके पूरे निबंध का दर्शन उस प्रस्तावना में मिल जाए। तो उसी तरीके से हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, इसको ऐसे डिजाइन किया गया है, इसको ऐसे लिखा गया है, इसको ऐसे तैयार किया गया है कि हमारे संविधान का पूरा दर्शन जो है इसमें परिलक्षित हो जाता है। ठीक है, तो कह लीजिए कि प्रस्तावना संविधान को परिलक्षित करने का एक दर्शन है, आप एक लाइन में ऐसा मान सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि प्रस्तावना को लिया कहाँ से गया है, प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया है हमारे संविधानविदों के या जो संविधान तैयार करने वाले लोग थे उनके मन में, तो ये विचार आया है अमेरिकी संविधान से। ठीक है, सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था, तो प्रस्तावना का विचार आया है अमेरिकी संविधान से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है हमारे संविधान के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हमारे संविधान के प्रस्तावना की जो भाषा है, ये भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
अगर ये पूछा जाएगा प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिकी संविधान से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, आगे देखिए लिखा भी है हमने कि प्रस्तावना संविधान का परिचय अथवा भूमिका है। और N.A. पालकीवाला का बहुत फेमस वक्तव्य भी एक है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि किसका वक्तव्य है, तो ये पालकीवाला N.A. पालकीवाला का वक्तव्य है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। अब प्रस्तावना हमारी जो है वो किस पे आधारित है, तो देखिए जब संविधान सभा जब कार्य कर रही थी, संविधान का निर्माण कर रही थी, तो संविधान के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया गया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के काफ़ी अहम एवं वरिष्ठ सदस्य थे, तो इन्हीं के द्वारा प्रस्तावना के लिए संविधान के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया गया था। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा उस समय तैयार किया गया था, वही उद्देश्य प्रस्ताव कालांतर में चल के हमारे संविधान की प्रस्तावना बना, या ये कह लीजिए कि हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है। तो यहाँ दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। यानी उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में अगर ये पूछा जाएगा कि प्रस्तुत कब किया गया था, तो ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसको संविधान सभा द्वारा स्वीकार कब किया गया था, तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ये दो डेट महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। और जब हमारे संविधान की प्रस्तावना का निर्माण हुआ तो उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो उस समय हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। हालांकि हमारे संविधान की मूलभूत भावना में या मूल उद्देश्यों में उन शब्दों को या उन विचारों को जगह तो दी गई थी, लेकिन प्रस्तावना में उनको जगह नहीं दी गई थी। वे शब्द शामिल किए गए 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा। कौन से शब्द हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द ऐसे हैं जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में या कह लीजिए मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। इनको 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये प्रस्तावना की कुछ बेसिक बातें थीं जिनको पहले आपको समझ लेना चाहिए प्रस्तावना को पढ़ने से पहले। प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय है। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, इसको कहा है N.A. पालकीवाला ने। और प्रस्तावना जो है पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है, जो कि उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। इनको जानने के बाद अब हम प्रस्तावना को अपनी एक बार देखेंगे, उस पर नज़र डालेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ते हैं, पहली चीज़ तो प्रस्तावना सबको याद होनी चाहिए। आप लोगों को अगर याद ना हो तो याद कर लीजिए। ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें देखिए एक एक शब्द अपना एक अर्थ लिए हुए है। इसमें क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ एक एक शब्द प्रस्तावना का जो है अपना अर्थ समेटे हुए है। यहीं से आयोग, कोई भी आयोग हो, प्रश्न पूछ लेता है और हम जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं, हम गलत करके चले जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें पहले वाक्यांश पे तो लिखा गया है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ कि हम भारतीय लोग, यानी कि प्रस्तावना जब तैयार की गई, संविधान जब तैयार किया गया तो ये किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये तैयार नहीं किया गया है, बल्कि समस्त भारतीयों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहमति शामिल है, समस्त भारतीयों की भागीदारी इसमें शामिल है। इसीलिए कहा गया है हम भारत के लोग, यानी कि भारतीय संविधान की मतलब भारतीय संविधान की शक्ति का अगर वास्तविक स्रोत क्या है इसकी बात की जाए तो भारतीय संविधान की शक्ति का वास्तविक स्रोत भारत की जनता है, भारतीय लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ। आगे लिखा गया है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई देश जो अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णयों के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो। ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कोई देश इतना ताकतवर हो, इतना मतलब आप कह लीजिए कि सामर्थ्यवान हो कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सके, किसी विदेशी ताकत का, किसी अन्य ताकत का उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। तो हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द बाद में जोड़े गए हैं 42वें संशोधन द्वारा, जानते ही हैं। समाजवादी शब्द का मतलब ये हुआ कि हम सबको साथ लेकर बात मतलब चलेंगे। हमारा संविधान जो है वो सबकी बात करेगा, समाजवादी विचारधारा, यानी पूरे समाज के हित की बात हमारा संविधान करेगा, किसी एक विशेष वर्ग या विशेष व्यक्ति के हित की बात नहीं करता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हमारा देश किसी धर्म को ना तो विशेष प्राथमिकता देगा और ना तो किसी धर्म को उपेक्षित करेगा, यानी हमारे देश का अपना कोई एक ही मतलब कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि वो समस्त धर्मों को समान रूप से या एक ही नज़रिए से देखेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी दुनिया का धर्म हो, किसी भी धर्म की प्रैक्टिस करने वाले लोग हों, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, सबको एक ही नज़रिए से देखा जाएगा। यानी हमारा देश जो है धर्म पे आधारित कोई निर्णय नहीं लेगा, धर्म पे आधारित कोई कार्य नहीं करेगा। ये हुआ धर्मनिरपेक्षता का मतलब। लोकतांत्रिक का मतलब हुआ कि लोक का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब होता है नियम या कानून। हमारे देश में लोगों के द्वारा बनाए गए नियम या कानून से ही शासन किया जाएगा। ठीक है। गणराज्य का मतलब, गण का मतलब होता है लोग और राज्य का मतलब राज्य। यहाँ देखिए गणराज्य का मतलब ये हुआ कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष जो होगा, गणराज्य वो होता है जिसका राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो किसी एक परिवार से वंशानुगत नहीं होता। तो हम ऐसे राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं या हमारा ऐसा राज्य बनेगा जो एक गणराज्य होगा। ठीक है। राजतंत्र या कुलीन तंत्र यहाँ पे नहीं होगा। बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखिए संविधान पेपर में ही पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है। यानी कि हम सामाजिक रूप से भी सबको समानता का अवसर देंगे, आर्थिक रूप से भी सबको समानता का अवसर देंगे, राजनीतिक रूप से भी सबको समानता एवं न्यायपूर्ण अवसर देंगे। किसी तरीके का भेदभाव किसी के साथ होने नहीं पाएगा।
तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। ठीक, फिर आगे क्या है, विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। ये भी पूछ लिया जाता है कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात हमारे संविधान में की गई है प्रस्तावना में। तो ये विचार 1 हो गया, अभिव्यक्ति 2 हो गया, ठीक है, धर्म 3 हो गया, विश्वास 4 हो गया, उपासना 5 हो गया। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात हमारे संविधान में की गई है। कौन कौन सा? विचार, विचार का मतलब आप कोई भी विचार रख सकते हैं, विचार की आपको आज़ादी है, स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति का मतलब कि जो विचार आप रखते हैं उसको पूरी तरह अभिव्यक्त करने का अधिकार भी आपके पास है। इस अभिव्यक्त करने से किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है। किसी भी धर्म की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, किसी भी मत में या किसी भी विचारधारा के प्रति आप विश्वास रख सकते हैं, और किसी भी देवी देवता, ठीक है, पशु पक्षी अथवा प्राणी वृक्ष, किसी की भी आप उपासना कर सकते हैं। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। फिर आगे देखिए, समता की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये भी पूछा गया है कि कितने प्रकार के समानता अथवा समता की बात की गई? 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर मतलब किसी को बहुत ऊंचे दर्जे का नहीं बताया जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था, अंग्रेज़ों के ज़माने में या जब राजतंत्र था तो लोगों की एक श्रेणी बटी हुई थी। कुछ लोगों के बर्तन में पानी नहीं पीते थे, कुछ लोगों के कुएं का पानी नहीं पीते थे, कुछ लोगों को तालाब में जाने का अधिकार नहीं होता था। तो इन्हीं सब से प्रेरित होकर, इन्हीं सब कुरीतियों से प्रेरित होकर ये बात कही गई कि सबको समान रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा। तो 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला, ठीक है। गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता मतलब किसी भी व्यक्ति की डिग्निटी का कोई हनन ना होने पाए, हमारे राष्ट्र की यूनिटी का कोई हनन ना होने पाए और हमारा राष्ट्र अखंड बना रहे, हमारा देश अखंड बना रहे, ठीक है। ये सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व की बात की गई है। यानी कितने प्रकार के बंधुत्व की बात की गई है? 3 प्रकार के, गरिमा, एकता और अखंडता लिखा गया है ना, सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व। तो 3 प्रकार के बंधुत्व की बात की गई है। कौन कौन से? गरिमा, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को, यानी यहाँ से ये पता चलता है कि हमारा संविधान जो है प्रभाव में कब आया। अगर ये पूछ लिया जाए कि हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ अंगीकृत करने की ही बात की गई है। हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया, या पूछ लिया जाए हमारा संविधान कब अधिनियमित किया गया, या पूछ लिया जाए हमारा संविधान कब आत्मार्पित किया गया, तो यही डेट होगी 26 नवंबर 1949। और अगर जब पूछा जाएगा कि हमारा संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ, हमारा संविधान कब लागू हुआ, ठीक है, ये अगर प्रश्न आएंगे तो आप लिखेंगे 26 जनवरी 1950। तो 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मतलब अगर कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी थी, संवत 2006 विक्रमी, ठीक है। संवत के दृष्टिकोण से देखें तो 2006 विक्रमी थी, ये भी पूछ लेता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो संवत 2006 विक्रमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, सप्तमी तिथि थी। 26 नवंबर 1949 डेट थी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। को एतद द्वारा का मतलब इस प्रकार, इस संविधान को अंगीकृत का मतलब हम अपने अंग पर धारण करते हैं। अधिनियमित का मतलब कि इसके अधिनियम को हम मानते हैं, ठीक है। इसमें जो नियम या शर्तें बताई गई हैं उनको हम फॉलो अप करने के लिए एग्री होते हैं। आत्मार्पित करने का मतलब इसको अपनी अंतर आत्मा से हम स्वीकार करते हैं, धारण करते हैं।
ठीक है। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना का मतलब है। कितने कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, कितने प्रकार की समानता की बात की गई, कितने प्रकार के बंधुत्व की बात की गई है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब हमने आपको बता दिया। फिर भी एक प्रस्तावना के जो मुख्य मुख्य तत्व हैं उन पे हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। जैसे प्रस्तावना में मुख्यतः 4 प्रकार के तत्व हैं, यानी 4 प्रकार की मुख्य बातें प्रस्तावना हमारी परिलक्षित करती है। क्या क्या? कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। तो पहली ही लाइन में, प्रस्तावना की पहली ही लाइन में पहला ही वाक्यांश लिखा गया है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का सीधा सा मतलब है कि हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत या हमारे संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? भारत की जनता है, भारत के लोग हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। दूसरा तत्व क्या है कि संविधान की, भारत की प्रकृति, यानी हमारे देश का नेचर कैसा होगा, किस प्रकृति का हमारा देश होगा, ठीक है, किस प्रकार की व्यवस्था को, किस प्रकार की शासन व्यवस्था को हमारा देश अपनाएगा, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही परिलक्षित हो जाता है। क्या लिखा गया है कि हमारा संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब बताया ही हमने कि कोई देश जो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, समाजवादी होगा, सबको साथ लेकर चलने की बात करेगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, यानी किसी धर्म विशेष को ना तो प्राथमिकता देगा और ना तो किसी धर्म विशेष की अवमानना करेगा, लोकतांत्रिक होगा, यानी लोगों के द्वारा बनाए गए नियम या कानून द्वारा ही हमारा देश शासित होगा, गणतांत्रिक होगा, यानी हमारा राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर के जनता द्वारा निर्वाचित होगा। ऐसी राज्य व्यवस्था यानी शासन व्यवस्था को हम अपनाएंगे। संविधान का उद्देश्य, यानी ये न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व स्थापित करना हमारे संविधान का मूल उद्देश्य होगा। ये भी प्रस्तावना में ही कहा गया है। और संविधान के लागू होने की तिथि का भी यहीं से पता चल जाता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन पूरी तरह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब प्रस्तावना में कुछ कुछ मुख्य शब्द हैं जिनको हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान जो है 1956 तक एक ब्रिटिश डोमिनियन ही बना रहा था। ये अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। हमारे संविधान में देखिए संप्रभुता शब्द है। संप्रभुता शब्द का मतलब ये हुआ कि हमारा संविधान पूरी तरह लागू होने की तिथि से ही संप्रभु हो गया। संप्रभु होने का मतलब अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों के निस्तारण हेतु स्वतंत्र है, ठीक है। हमारा संविधान अगर कोई आंतरिक मुद्दा हो जाए, आंतरिक मसला हो जाए, कोई विवाद हो जाए या कोई बाह्य मसला हो जाए तो कोई थर्ड पार्टी उसमें इंटरफियर नहीं कर सकती है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी उसमें इंटरफियर नहीं कर सकती है। हम अपना विवाद सुलझाने के लिए स्वतंत्र हैं। हम और हमारा विवाद जिससे हुआ है, हम का अर्थ यहाँ हमारे देश से है, और सेकंड पार्टी जो है जिससे हमारा विवाद होगा उससे हम चर्चा करके अपना मामला निपटाने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई थर्ड पार्टी हमें इंटरफियर नहीं कर सकती है। ऐसा हमारे देश के प्रस्तावना में जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता शब्द आया है वो स्पष्ट करता है। और इसी में एक बात और, एक प्रश्न उठता है कि क्या भारत ने जब राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार कर ली है तो क्या उससे उसकी संप्रभुता प्रभावित होती है? तो इस पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से व्याख्या करते हुए कहा था, बताते हुए कहा था कि भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने से भारतीय संप्रभुता प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। राष्ट्रमंडल क्या है ये आप हमको कमेंट करके गूगल करके बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो 1949 में जब भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना तो राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने से भारत की संप्रभुता प्रभावित नहीं होती है। और हमारा देश 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सदस्य बना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जब पूछा जाएगा तो उसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को,
कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक। और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? तो 30 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, लेकिन इससे भी हमारे देश की संप्रभुता यानी अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों के निस्तारण का जो मसला है वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है अथवा किसी अन्य देश को पक्ष में अपनी सीमा छोड़ सकता है। ठीक है। किसी अन्य देश की सीमा का अधिग्रहण कर सकता है भारत, और किसी देश के पक्ष में अपनी सीमा छोड़ सकता है। ये आज़ादी भी भारत को उसकी संप्रभुता से ही मिलती है। ठीक है, संप्रभुता से ही। अभी आप देख रहे होंगे कि भारत बांग्लादेश से ज़मीन की अदला बदली हुई थी, तो वो भारत की संप्रभु शक्ति के चलते ही हुई थी। भारत बांग्लादेश को लेकर जो ज़मीनी विवाद था वो आपसी सहमति से दोनों पक्षों ने उसका निस्तारण कर लिया। कुछ ज़मीन अपनी भारत ने बांग्लादेश के पक्ष में छोड़ दी और बांग्लादेश ने कुछ अपनी ज़मीन भारत के पक्ष में छोड़ दी। तो भारत ने एक विदेशी सीमा का एक तरीके से अधिग्रहण भी कर लिया और अपनी सीमा दूसरे देश के पक्ष में छोड़ भी दी। ठीक है, तो ये संप्रभुता का अर्थ हुआ। दूसरा जो शब्द आता है इसमें प्रस्तावना में वो समाजवादी आता है। तो पूर्व में अभी हमने बताया ही कि समाजवादी शब्द जो है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। हालांकि समाजवादी लक्षण नीति निर्देशक तत्वों में पहले से ही शामिल थे। देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो हमारे संविधान में संविधान के भाग 4 के तहत हैं। भाग 4 के तहत इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट बोलते हैं, डीपीएसपी बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। ठीक है, तो जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो हैं, ये सरकार को अपनी नीतियां निर्धारित करने में सहायता करते हैं, एक निर्देश देते हैं। हालांकि ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, ये सरकार कोई नीति या योजना बनाती है तो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर बनाती है। वो एक तरीके से सरकार के लिए या राज्य के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। ठीक है, तो राज्य के उस मार्गदर्शन में या नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, लेकिन इसको प्रस्तावना में भी शामिल करके इसके महत्व को और उजागर किया गया और प्रभावी बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय समाज लोकतांत्रिक है ना कि साम्यवादी। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या आया है कि भारतीय समाज लोकतांत्रिक है, साम्यवादी नहीं है। साम्यवादी क्या होता है? ये किसी एक अर्थव्यवस्था को, पूंजीवाद को ही ये अपना लेता है, पूंजीवाद को ही ज़्यादा महत्व देता है। ठीक है, या बाजारवाद को ज़्यादा महत्व देता है। लेकिन हमारा समाजवाद कैसा है? हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या करता है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था को महत्व देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी यहाँ पूंजीवाद को भी महत्व दिया जाता है, यहाँ बाजारवाद को भी महत्व दिया जाता है। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था वहाँ वो होती है जहाँ निजी व सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ काम कर रहे हों। निजी व सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर जहाँ कार्य करते हों उसको कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, निजी क्षेत्र जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जियो एक निजी कंपनी है, कार्य कर रही है, और सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब हमारे यहाँ बीएसएनएल एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, भी कार्य कर रही है। तो ऐसे तमाम सारे सेक्टर हैं हमारे यहाँ कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर उस सेक्टर में साथ साथ काम कर रहे हैं। ऐसा लक्षण कहाँ देखने को मिलता है? लोकतांत्रिक समाजवाद में। तो हमारा संविधान लोकतांत्रिक समाजवाद पे भरोसा करता है, सबके हित की बात करता है। ये भी हमारे प्रस्तावना से परिलक्षित हो जाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। ठीक, ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक वर्डिक्ट में कहा है। कब कहा है?
जीबी पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2000 के मामले में। ठीक है, ये याद रखिएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है, ये कहा गया है जीबी पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मुकदमे में। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, इसको ध्यान रखना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवाद समाज की ओर झुकाव है, ये कहा गया है नकारा बनाम भारत संघ 1983 में। ठीक है, ये भी एक केस है, नकारा बनाम भारत संघ 1983। तो इसमें कहा गया है कि मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। देखिए, मार्क्सवाद और गांधीवाद में बहुत बड़ा मतलब वो है, बहुत डिटेल्ड में इस पर लेक्चर दिए जाने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ इतना हम जान लेते हैं कि मार्क्सवाद का मतलब मार्क्स जो था, कार्ल मार्क्स जो था, वो पूंजीपतियों को या पूंजीवाद को अपना दुश्मन मानता था। उसने श्रमिक वर्ग की बात की थी, सर्वहारा वर्ग की बात की थी, हमेशा श्रमिकों के उत्थान की बात की थी। और गांधीवाद का मतलब क्या हुआ कि गांधी जी या गांधीवादी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की बात कहती है। ठीक है, ये पूंजीवाद का भी समर्थन करती है, ये श्रमिक वर्ग का भी समर्थन करती है, ये दलित का भी समर्थन करते हैं, यानी उनको हरिजन बोलते हैं दलितों को, और ये कहने का मतलब समाज के अन्य लोगों के भी हित की बात करते हैं। तो मतलब रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मत दे, भगवान पतित पावन सीताराम, मतलब इनका जो सिद्धांत है सबको साथ लेकर, सत्यम अहिंसा पर रहकर सबको साथ लेकर चलने की बात ये करते हैं। ठीक है, और ये केवल श्रमिक वर्ग के हित की बात करता है। तो हमारा समाजवाद जो है भारत का, ये इन दोनों के बीच का रास्ता निकलता है, दोनों को मिश्रित रूप से मानता है, ना कि किसी एक की तरफ मतलब ज़्यादा महत्व देता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये गांधीवाद की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। भारतीय समाजवाद जो है ये गांधीवाद की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा है। गांधी जी सत्यम अहिंसा में भरोसा करते थे, हरिजनों के उत्थान की बात करते थे, स्त्रियों के उत्थान की बात करते थे, धर्म के उत्थान की बात करते थे। ठीक है, तो ये गांधीवाद की तरफ हमारा समाज झुका हुआ है। धर्मनिरपेक्ष, ये भी शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है संविधान में। और भारतीय राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है या सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में स्पष्ट किया है 1974 में। तो हमारा संविधान एक तरीके से पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है, इसका कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है, लोकतांत्रिक का मतलब, लोकतांत्रिक देखिए अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द से निकला है, और डेमोक्रेसी शब्द जो है दो शब्दों डेमोस एवं क्रेसिया से निकला है, डेमोस एवं क्रेसिया से, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो जब लोगों का शासन होता है लोगों पर तो उसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, लोकतंत्र के हमें दो उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखता है स्विट्जरलैंड में, यहाँ पे परिपरीक्षा, पहल, प्रत्यावर्त और जनमत संग्रह के द्वारा शासन किया जाता है, लोगों की डायरेक्ट राय ली जाती है, लोगों का डायरेक्ट मत लिया जाता है, उस पर शासन किया जाता है। और एक अप्रत्यक्ष की लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे भारत में संसदीय व्यवस्था है, संसदीय लोकतंत्र है, और अमेरिका में राष्ट्रपतीय लोकतंत्र है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने सांसद या विधायक को चुनते हैं, तो वही सांसद या विधायक मिलकर के सरकार बनाते हैं, और फिर वही सरकार हम पे शासन करती है। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं। जबकि स्विट्जरलैंड वगैरह में ऐसा नहीं है, वहाँ डायरेक्ट मतलब जनमत संग्रह होता है, डायरेक्ट जिन लोगों को चुना जाता है वही लोग उन पे शासन करते हैं। ठीक है, सांसद या विधायक जैसी वहाँ कोई बात नहीं है। गणतंत्र, इसका मतलब हमने अभी 2-3 बार स्पष्ट ही किया कि हमारा राष्ट्र प्रमुख जो है चुनकर सत्ता में आता है, वो वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, न्याय, 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात हमारे संविधान में की गई है। रक्षा मौलिक अधिकारों एवं नीति निषेधक सिद्धांतों द्वारा। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्यायों की जो रक्षा हो की बात की गई, मतलब
प्रस्तावना में केवल उनकी बात ही नहीं की गई बल्कि उनके सुरक्षा के प्रावधान भी किए गए हैं। तो उनकी सुरक्षा का प्रावधान मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा किया जाता है। और अगर न्याय का सिद्धांत कहाँ के संविधान से ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान में, ये पूछ लिया जाएगा। तो न्याय का सिद्धांत भारतीय संविधान में 1917 की रूसी क्रांति से ग्रहण किया गया है। कहाँ से? रूसी क्रांति से। स्वतंत्रता में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये अभी हमने पूरा डिटेल में आपको प्रस्तावना पढ़ते हुए समझाया। ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श अगर पूछ लिया जाएगा तो ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं। ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं ये फ्रांस की संविधान से प्रेरित हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। नागरिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों को इसमें कवर किया गया है। मौलिक अधिकारों में भी इसे शामिल किया गया है समता को। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी को मतदाता सूची में शामिल होने से अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। ये कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 325 में। तो ये क्या कर रहा है? एक तरीके से अवसर की समता ही तो है कि सबको मतदान देने का अवसर मिल रहा है। तो अनुच्छेद 325 में यह प्रावधान है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, मत देने से। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं हेतु वयस्क मतदान की व्यवस्था अनुच्छेद 326 में की गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन का स्पष्ट प्रावधान डीपीएसपी के तहत यानी नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 में किया गया है। ठीक है। तो ये जो है अवसर की समता है। और एक चीज़ और यही जान लीजिए कि लिखित संविधान की अवधारणा जो है ये फ्रांस के संविधान की देन है। सब लोग अमेरिका जानते होंगे, अमेरिका का संविधान सबसे पुराना लिखित संविधान है, लेकिन लिखित संविधान की अवधारणा पनपी कहाँ से? तो ये फ्रांस से पनपी सबसे पहले। बंधुत्व, ये बंधुत्व को देखिए मौलिक कर्तव्यों में भी शामिल किया गया अनुच्छेद 51 का के तहत। बंधुत्व में क्या बात की गई है? 2 बातें शामिल हैं। पहली, व्यक्ति की गरिमा और दूसरी एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है। गरिमा, एकता, अखंडता, इनकी बात की गई है कि किसी की डिग्निटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक, एक समाजवादी देश में देश की यूनिटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए और देश की अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो ये कह लीजिए कि 2 प्रकार के गरिमा की बात की गई है, या बंधुत्व में 2 बातें मुख्य रूप से शामिल की गई हैं, व्यक्ति की गरिमा और एकता तथा अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। पूर्व में भी इसकी चर्चा की जा चुकी है। ठीक। अब प्रस्तावना के विषय में कुछ लोगों ने कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, अट्टालिका का मतलब इमारत। ये फेमस वक्तव्य प्रख्यात संविधानविद हमारे जो हैं सुभाष कश्यप जी ने दिया है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इसको किसने कहा है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा है। प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। इसको किसने कहा है? के.एम. मुंशी जी ने कहा है। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहां कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। इसको पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रस्तावना संविधान की कुंजी, संविधान का कुंजी नोट है। सर अर्नेस्ट बारकर का ये वक्तव्य है। ठीक। और ये काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज़्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल हैं जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। ठीक है। तो ये न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने कहा है। अब
एक इशू आता है, बहुत बार बार पूछा जाता है कि कब संविधान मतलब किस केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था और किस केस में संविधान का भाग प्रस्तावना को नहीं माना गया था। तो यही ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 आया था, तो इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। फिर ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला 1973 आया, तो इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया। फिर LIC ऑफ इंडिया 1995 एक मामला आया, तो इसमें भी संविधान को प्रस्तावना का भाग मान लिया गया। ठीक है। अब प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है, यह गैर न्यायिक है। ठीक है। प्रस्तावना न्यायिक और गैर न्यायिक का मतलब ये मदन गोपालन बनाम भारत संघ 1957 में कहा गया है। तो गैर न्यायिक कहने का मतलब ये हुआ कि इसके मतलब प्रस्तावना के मसलों पर आप कोर्ट नहीं जा सकते, प्रस्तावना के उल्लंघन पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे मूल अधिकार क्या है, न्यायिक है। न्यायिक का मतलब अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है किसी भी बॉडी के द्वारा, तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते, न्याय की मांग कर सकते हैं। लेकिन प्रस्तावना, संविधान में लिखी प्रस्तावना का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट का रुख नहीं कर सकते। अब प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते उसकी मूल विशेषताएं प्रभावित ना हो। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार 42वां संशोधन हुआ है, जब समाजवादी, अखंडता और ये क्या बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए हैं। संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत केशवानंद भारती केस में आया है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में भी प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था। ठीक है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में। ठीक। तो ये प्रस्तावना से रिलेटेड एक लेक्चर था। थोड़ा सा लेक्चर आपको बड़ा भले लग सकता है, लेकिन प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा, अगर इस लेक्चर को आप अच्छे से देख लोगे तो आप प्रस्तावना से संबंधित किसी भी प्रश्न को परीक्षा में गलत करके नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है। अगर हम थोड़ा स्लो मोड में पढ़ा रहे हैं तो आप अपनी यूट्यूब जो है चैनल की, यूट्यूब वीडियो की प्लेबैक स्पीड जो है थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप चाहे घटना चक्र सॉल्व करेंगे, चाहे लूसेंट सॉल्व करेंगे, या चाहे कोई टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, या एग्ज़ाम में पेपर देने जाएंगे, आप प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो और इस तरीके की सीरीज़ आप चाहते हो जारी रखी जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।